नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। गलतियों से सीख, वंशवाद पर तंज। सिकंदराबाद रैली से मिशन दक्षिण को लेकर पीएम मोदी ने दिए ये 5 बड़े संदेश। अगले 30-40 साल तक रहेगा बीजेपी का युग, भारत बनेगा विश्व गुरु, गृह मंत्री अमित शाह का दावा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के खिलाफ एक्शन में सरकार, एंटी हेट स्पीच कानून हो रहा तैयार। बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में निधन, लालू यादव और नीतीश कुमार के भी थे खास। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का शक्ति परीक्षण आज, उद्धव गुट ने बागियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। गलतियों से सीख, वंशवाद पर तंज। सिकंदराबाद रैली से मिशन दक्षिण। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संयम बरतने की नसीहत दी है। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन के बाद यहां के परेड मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो यहां के शहरों और गांवों के विकास के काम में तेजी आएगी। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जिन्होंने लंबे समय तक भारत पर शासन किया लेकिन अब जबरदस्त गिरावट में है, क्योंकि उन्होंने संयम, संतुलित दृष्टिकोण और उनके बीच समन्वय जैसे गुणों पर जोर नहीं दिया गया। यही नहीं, पीएम मोदी ने ऐसी पार्टियों की गलतियों का मजाक उड़ाने की बजाय सीख लेने पर बल दिया है। साथ ही वंशवाद की राजनीति करने वाले सियासी दलों पर प्रहार भी किया और कहा कि देश वंशवादी राजनीति से तंग आ चुका है। वंशवादी पार्टियों का लंबे वक्त तक टिके रहना मुश्किल है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से श्रेष्ठ भारत बनाने का प्रयास करने की अपील की और कहा कि सबका विकास हो और कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की स्थिति बहुत खराब है। हमें उनकी इस स्थिति से सीख लेनी चाहिए कि वे कौन सी बुराई और कमियां हैं जिनके कारण वे इतने नीचे आ गए, जनता से दूर होते गए और लगातार दूर होते ही जा रहे हैं। हमें उन चीजों से अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने पर कई पार्टियों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है, जबकि बीजेपी जिन राज्यों में दशकों तक सत्ता में नहीं थी वहां भी पार्टी का कैडर रहा और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता न थके हैं, न झुके हैं और न ही रुके हैं। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता देश के लिए अविचल रहकर काम कर रहे हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख हिस्सों के बारे में पत्रकारों को अवगत कराते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जाकर समाज में स्नेह और समन्वय को मजबूत करना है। प्रसाद के मुताबिक मोदी ने कहा, हमारा उद्देश्य P2 से G2 का होना चाहिए, अर्थात जनहितैषी और सुशासन हमारी पूरी कार्य पद्धति होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पहले गरीबों को बुनियादी सुविधाओं और आगे बढ़ने के अवसरों के बिना जिस तरह की जिंदगी बितानी पड़ी, उनके बच्चों को उन हालातों से गुजरना नहीं पड़ेगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमें आने वाली पीढ़ियों को आज से बेहतर भविष्य देना है और आज से बेहतर जीवन देना है। भारत बनेगा विश्व गुरु, गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दावा किया कि अगले 30 से 40 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का युग रहेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित उन सभी राज्यों में भी भाजपा की सरकारें बनेंगी जहां पार्टी अभी तक सत्ता से दूर है। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान पारित राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए शाह ने जातिवाद,
वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान किया और हाल के विधानसभा और विभिन्न उपचुनावों में पार्टी को मिली जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भाजपा की विकास और बेहतर प्रदर्शन की राजनीति पर जनता की मुहर है। उन्होंने दक्षिण भारत को भाजपा के उभार के दौर का नया क्षेत्र बताया और कहा कि वर्तमान राजनीति में देश के विपक्षी दल बिखरे हुए हैं। कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करा रहा है। अमित शाह के संबोधन से जुड़े अंशों को मीडिया से साझा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी कि उनके मुताबिक शाह ने राजनीति में जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण को बहुत बड़ा अभिशाप बताया और कहा कि देश को इतने साल तक जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसकी जड़ में यही सब थे। उन्होंने देश की राजनीति से वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। सीएम शर्मा के मुताबिक शाह ने कहा कि विपक्षी आज बिखरा हुआ है, यानी कि जो विपक्ष है पूरी तरह से बिखर चुका है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं। गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करा रहा है। शाह ने कहा कि आज कांग्रेस हताशा और निराशा में केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजना का विरोध करती है, वह चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हो, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करना हो या फिर कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है, वह देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगी है। कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के खिलाफ एक्शन में सरकार। देश में हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सख्त नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार नफरती कंटेंट डालने वाले भी इस खबर को ध्यान से पढ़ें। केंद्र सरकार जल्द ही हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून लेकर आने वाली है। सरकार ने इसकी तैयारी भी कर ली है और इस कानून के तहत हेट स्पीच की परिभाषा तय की जाएगी। कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अब हेट स्पीच को लेकर पैमाना तय होगा। इस कानून में सिर्फ हिंसा फैलाने वाला कंटेंट ही नहीं बल्कि झूठ फैलाने और आक्रामक विचार रखने वाले भी इस कानून के दायरे में आने वाले हैं। सरकार बहुत दिनों से इस मामले पर विचार कर रही थी, लेकिन अब ज्यादा समय न लेते हुए इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और हो सकता है कि मॉनसून सत्र में इस कानून को लेकर संसद में बहस देखने को मिल जाए। एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है और इससे हेट स्पीच की परिभाषा तय होगी। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा। इसमें हेट स्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी ताकि लोगों को भी यह पता रहे कि जो बातें वो बोल रहे, लिख रहे हैं वह कानून के दायरे में आती है या नहीं। विधि आयोग ने हेट स्पीच पर अपने परामर्श पत्र में साफ किया है कि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा फैलाने वाली स्पीच को हेट स्पीच माना जाए। इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचार आसानी से फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में भेदभाव बढ़ाने वाली और नस्ली भाषा को भी हेट स्पीच के दायरे में रखा जाना चाहिए। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुलेगा और हेट स्पीच की परिभाषा साफ होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज या नफरत भरे बातों से पल्ला नहीं झाड़ सकेंगी। सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भ्रामक फैलाई जाती हैं। अब इनके खिलाफ सख्त कानून बनने से कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में निधन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया। नरेंद्र सिंह का नाम बिहार के बड़े नेताओं में था। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भी काफी करीबी थे। नरेंद्र सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। नरेंद्र सिंह लीवर की बीमारी से ग्रसित थे। कई दिनों से वो पटना के निजी अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ उनका इलाज चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिनों पहले ही जाकर अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी। उनके निधन से पैतृक जिले जमुई में भी शोक है और पूर्व मंत्री
मंत्री नरेंद्र सिंह कई विभागों को संभाल चुके थे। कोरोना वायरस की लहर से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह 2 बार इसकी चपेट में आए थे और इसके कारण भी वे कई दिनों तक बीमार रहे और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। इधर अब निधन के बाद शोक संवेदना प्रकट की जाने लगी है। बता दें कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह अभी मंत्री हैं और सुमित कुमार सिंह ने चकाई से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का शक्ति परीक्षण आज। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव जीतकर शिंदे सरकार ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और बहुमत साबित करने के लिए शिंदे सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि शिंदे सरकार भारी बहुमत से विश्वास हासिल कर लेगी और ये विश्वास इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले हुए विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट पर भारी जीत मिली। विधानसभा अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में राहुल नार्वेकर को कुल 164 यानी जीत के लिए जरूरी 144 वोट से 20 वोट ज्यादा मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को कुल 107 वोट मिले। राहुल नार्वेकर ने अपने प्रतिद्वंदी को 47 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। शिंदे सरकार अपनी पहली परीक्षा में महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त पटकनी दी है। इसलिए बीजेपी समर्थित शिंदे कैंप का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में भी सरकार भारी बहुमत से पास हो जाएगी। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। एकनाथ शिंदे को विधानसभा के स्पीकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता की मान्यता दे दी है और इतना ही नहीं, शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु को भी पद से हटाकर भरत गोगावले को चीफ व्हिप बना दिया गया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने 39 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। और हम यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। गलतियों से सीख वंशवाद पर तंज। सिकंदराबाद रैली से मिशन दक्षिण को लेकर पीएम मोदी ने दिए ये 5 बड़े संदेश। अगले 30-40 साल तक रहेगा बीजेपी का युग, भारत बनेगा विश्व गुरु, गृह मंत्री अमित शाह का दावा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के खिलाफ एक्शन में सरकार, एंटी हेट स्पीच कानून हो रहा तैयार। बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में निधन, लालू यादव और नीतीश कुमार के भी थे खास। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का शक्ति परीक्षण आज, उद्धव गुट ने बागियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपनी पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हवाई किरायों में बढ़ोतरी को लेकर केरल के सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से हवाई यात्रा के किराए नहीं बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। विजयन ने कहा कि हवाई जहाज के टिकट के मूल्यों में बढ़ोतरी होने की वजह से केरल के पर्यटन विभाग पर असर पड़ेगा और ये असर सिर्फ केरल के पर्यटन विभाग तक ही नहीं बल्कि केरल के पर्यटन उद्योग पर भी निर्भर रहने वाली जनता पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पीएम मोदी को हवाई किराया न बढ़ाए जाने के लिए पत्र लिखा है। इसके पहले भी वो हवाई किराए में बढ़ोतरी न करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने इसके लिए पहले भी पीएम मोदी से इस बात की अपील की थी कि वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हवाई किराए में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर अपना दखल दें ताकि केरल में आने वाले प्रवासियों के खर्च पर ज्यादा असर न पड़े। इसके पहले केरल के सीएम पी विजयन ने 3 मई को पीएम मोदी को हवाई किरायों के संबंध में पत्र लिखा था और इस पत्र में केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए पुराने और नए किराए की सूची भी भेजी थी। इस पत्र में विजयन ने बताया था कि पहले हवाई जहाज का किराया क्या था और अब क्या है। भेजी गई सूची के मुताबिक उस समय कोरोना महामारी आने से पहले कोची से दिल्ली के लिए किराया 4,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 10,000 रुपए हो गया है। केरल के सीएम ने कोची से दुबई के किराए की सूची भी साझा की। उसका किराया पहले महज 12,000 था, जो अब बढ़कर 40,000 जा पहुंचा है। इसी तरह कोविड महामारी के आने से पहले कोची से न्यूयॉर्क के लिए हवाई यात्रा का टिकट 65,000 रुपए हुआ करता था, जो मौजूदा समय बढ़कर 1,30,000 रुपए तक हो गया है। और डिप्टी सीएम सिसोदिया का दावा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को दावा किया कि केजरीवाल सरकार के रोजगार बाजार पोर्टल के जरिए 2 साल में दिल्ली के 10 लाख से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक रोजगार उपलब्ध कराया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार महामारी और उसके बाद आजीविका पर पड़े प्रभाव के बाद दिल्ली के लोगों के लिए पोर्टल एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा 27 जुलाई 2020 को की गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पोर्टल की शुरुआत होने के बाद से 30 जून 2022 तक लगभग 2 वर्षों में दिल्ली में 32 रोजगार श्रेणियों में कुल 10,21,303 नौकरियों का सृजन हुआ है। बयान में कहा गया है कि ये नौकरियां 19,402 नियोक्ताओं ने सृजित की हैं। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दिल्ली सरकार जल्द ही रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करेगी। यह भारत का पहला डिजिटल जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म होगा। रोजगार बाजार 1.0 पोर्टल की सफलताओं पर आधारित नया पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग सेवाओं के साथ साथ दिल्ली के युवाओं को एक ही मंच पर कौशल विकास और रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से शीर्ष 4 क्षेत्र जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, बैंक ऑफिस, डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, टेलीकॉलर और डिलीवरी फ्लीट में नए रोजगार के अवसर मिले हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर यह भी बताया कि 30 जून तक रोजगार बाजार पोर्टल पर कुल 15,23,536 नौकरियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। इन लोगों को फोन कॉल, व्हाट्सएप आदि के सक्रिय कनेक्शन के द्वारा ट्रैक किया जाता है। इस तरह 53 लाख से अधिक लोगों को ट्रैक किया जा चुका है। मध्यावधि चुनाव के लिए रहे तैयार। 6 महीने में गिरेगी शिंदे सरकार। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। वहीं बीजेपी भी सत्ता में लौट आई है। विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट का एकनाथ शिंदे सरकार सामना करेगी और ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा करते हुए कहा कि शिंदे सरकार 5-6 महीने ही चल पाएगी। उन्होंने अपने विधायकों को गाइड करते हुए कहा कि यह सरकार 5 से 6 महीने चलेगी, इसलिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। दरअसल शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की पूरी संभावना है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 5 से 6 महीने में गिर सकती है और बताया जा रहा है कि शरद पवार ने एनसीपी विधायकों और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए ये सब कहा है। शरद पवार के संबोधन में शामिल एक नेता ने बताया कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 5 से 6 महीने में गिर सकती है, जिसके लिए हम सभी विधायकों और नेताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नेता ने आगे बताया कि पवार ने यह भी कहा है कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा स्थिति से खुश नहीं है।
विभाग का बंटवारा होने के बाद सभी का असंतोष सामने देखने को भी मिलेगा, जिसका नतीजा सरकार गिरना साबित होगा। पवार ने संबोधन में आगे कहा कि यह पूरी संभावना है कि इन सब के बाद कई बागी विधायक अपनी मूल पार्टी से वापस आ जाएं, और उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा वक्त गुजारने को कहा है। डेनमार्क के शॉपिंग मॉल में गोलीबारी हुई है। 3 की मौत। यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक मॉल में गोलीबारी हुई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मॉल में फायरिंग के शुरू होते ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग बाहर की ओर भागने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई थी। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इस मॉल के आसपास के इलाकों में ना घूमें। वहीं बताया गया कि गोलीबारी की घटना में घायलों को इलाज के लिए कोपेनहेगन के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 लोगों का इलाज चल रहा है। तो वहीं इस पूरी घटना पर कोपेनहेगन की मेयर ने कहा कि ये घटना हैरान कर देने वाली है और बेहद गंभीर मामला है। बता दें कि रविवार ब्रिटिश पॉप स्टार हैरी स्टाइल मॉल के करीब ही रॉयल अरीना में रात करीब 11 बजे एक बड़ा कॉन्सर्ट होना था। अभी के लिए डेनमार्क पुलिस ने आयोजकों को यह कॉन्सर्ट करने की इजाजत दे दी है। बता दें कि अमेरिका के टेक्सास में बीती रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। डलास फोर्ट इलाके में एक बंदूकधारी ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। पुलिस वालों ने हमलावर को पकड़ने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। टेक्सास में किस समय के मुताबिक ये वारदात शनिवार शाम 6:45 पर हुई। रिहायशी इलाके में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हमलावर ने पुलिस वालों पर भी फायरिंग कर दी और चौतरफा घेरा दे गोली मारकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर आज सुनवाई। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मामले पर दायर मुकदमे की सुनवाई है। ये मुकदमा राखी सिंह बनाम यूपी सरकार का है, जिसमें मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग की गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 30 मई को दलील पेश की गई थी कि जिस तरह के दौरान इस मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी, आज पहले मुस्लिम पक्ष अपनी जिरह पूरी करेगा। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे के करीब शुरू होगी। वाराणसी में विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिशेन ने बताया कि 4 जुलाई को जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मामले में राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिवक्ता कमीशन की कार्यवाही के 7/11 मामले में सुनवाई होनी है। इस केस की याचिका में श्रृंगार गौरी के प्रतिदिन दर्शन की मांग करते हुए दाखिल की गई थी। कोर्ट में यह याचिका 18 अगस्त 2021 को दाखिल की गई थी। इस मामले में 30 मई को लास्ट सुनवाई हुई थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की बहस रह गई थी। संभावना है कि 1 या 2 दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से आगे होगा। उनके आर्गो के बाद हम लोगों की तरफ से आर्गो रखा जाएगा। वाराणसी जिला अदालत इस मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई कर रही है, यानी ये मामला कोर्ट में चलने लायक है या नहीं। ये वही मुकदमा है जिस पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए थे। इस सर्वे की रिपोर्ट को 19 मई को अदालत में पेश किया गया था। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज करते हुए कहा था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर मामले को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए अब तक की सुर्खियां। गलतियों से सीख वंशवाद पर तंज। सिकंदराबाद रैली से मिशन दक्षिण को लेकर पीएम मोदी ने दिए ये 5 बड़े संदेश। अगले 30-40 साल तक रहेगा बीजेपी का युग, भारत बनेगा विश्व गुरु, गृह मंत्री अमित शाह का दावा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के खिलाफ एक्शन में सरकार, एंटी हेट स्पीच कानून हो रहा तैयार। बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में निधन, लालू यादव और नीतीश कुमार के भी थे खास।
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का शक्ति परीक्षण आज। उद्धव गुट ने बागियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली, 3 की इसमें मौत हुई है और 9 लोग झुलस गए। सीएम योगी ने इस पूरी खबर पर दुख जताया है और यूपी के सीतापुर में रविवार को मौत का तांडव देखने को मिला, जब यहां के बाढ़ प्रभावित इलाके रेउसा में 3 जगह आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और बिजली गिरने के झुलसे लोगों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। खबर के मुताबिक सीतापुर में रविवार की दोपहर करीब 1:45 पर मूसलाधार बारिश शुरू हुई और इस दौरान यहां के सिपतपुर थाना क्षेत्र के थानगांव में खेत की नपाई कर रहे लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये पेड़ की ओट ही उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। आकाशीय बिजली एक जोरदार धमाके के साथ इस पेड़ पर गिरी और इस हादसे में 60 साल के किशन, 12 साल के वीरेंद्र और 40 वर्षीय रामदेवी झुलस कर घायल हो गई और अचेत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां वीरेंद्र की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दूसरा हादसा रेउसा थाना क्षेत्र के सेमरा नगरौली गांव में हुआ, जहां धान की रोपाई कर रहे 38 वर्षीय संपत कुमार लोधी और उनकी पत्नी फूलन देवी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। इस दंपति के पास महज 1.5 बीघा खेती थी। ये दोनों मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। दुर्घटना के वक्त ये दंपति धान की रोपाई कर रहा था। दोनों की मौत के बाद इनकी 2 बेटियां 10 साल की जूली और 7 साल की रानी अनाथ हो गई हैं। इनके साथ ही इस खेत में काम कर रहे 25 वर्षीय नीरज, 22 वर्षीय सुखीराम, 35 वर्षीय शिवराज और पत्नी शिवरानी झुलसकर घायल हो गई। तो वहीं तीसरी घटना पूर्वा मजरा सेवता में हुई है, जहां बारिश की वजह से आम के पेड़ के नीचे बैठे 32 साल के संजय भार्गव और उनकी 7 साल की बेटी पर भी आकाशीय बिजली गिरी। इस हादसे में बेटी की आंखों के सामने उसके पिता की जान चली गई और वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गई। ग्राम पंचायत सेवता के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नंदराम ने घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मृतक संजय भूमिहीन था और बाघ की रखवाली कर अपने 5 सदस्यीय परिवार का पालन पोषण करता था। देश भर में इंडिगो की कई उड़ानों में देरी पर डीजीसीए सख्त हुआ है। शनिवार को इंडिगो के देरी से उड़े विमानों की बड़ी संख्या को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान नियंत्रण संस्था डीजीसीए ने इसे गंभीर अव्यवस्था मानते हुए इंडिगो से जवाब मांगा है। डीजीसीए के मुताबिक शनिवार को इंडिगो की आधी से भी कम सिर्फ 45% उड़ानें ही अपने तय समय पर उड़ान भर सकी। इंडिगो के 1600 विमान रोजाना उड़ान भरते हैं। शनिवार को इनमें से करीब 850 विमान तय समय से 15 मिनट या उससे ज्यादा देरी से उड़ान भर सके। इंडिगो की उड़ानों में देरी का मुख्य वजह क्रू मेंबर्स की गैर हाजिरी बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इंडिगो क्रू मेंबर्स दूसरी विमान कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए गए, इसलिए समय पर अपनी सेवा पर नहीं पहुंच सके। खासतौर से टाटा सन्स ग्रुप के पास जाने के बाद इन दिनों एयर इंडिया में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके प्रति क्रू मेंबर्स की दिलचस्पी है। हालांकि इंडिगो ने इस बारे में कोई भी सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन समय की पाबंदी का दावा करने वाली इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों में हुई देरी के कारण यात्रियों को हुई दिक्कतों के लिए खेद जताया है। इंडिगो ने यात्रियों की शिकायतों के जवाब में कहा कि उड़ानों में हुई देरी की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजहों के कारण शनिवार को उड़ानों में देरी हुई। हवाई जहाजों के आवागमन और क्लियरेंस भी एक बड़ी वजह रही। हालांकि अब डीजीसीए की आपत्ति के बाद अब इंडिगो को इस पर अपना आधिकारिक जवाब देना होगा। संजय राउत ने परिवार के मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण करना है, लेकिन शिंदे के फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ये कहकर सियासी तरीकों में
हलचल मचा दी कि ये सरकार अगले 5-6 महीने में गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्यावधि चुनाव की तैयारी को भी कहा कि इधर शरद पवार के मध्यावधि चुनाव वाले बयान का शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी पूरी तरह से सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने कहा कि वे शरद पवार के बयान से सहमत हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को इतना विश्वास होता है कि सरकार चलेगी तो बीजेपी का सीएम होता जिसके पास ज्यादा सीट है, ऐसे में वो शिंदे को सीएम नहीं बनाते। राउत ने कहा कि लोगों के मन में सवाल है, जो हमारा एग्रीमेंट था वो अगर मान लेते। उन्होंने कहा कि आपने हमको सीएम पद इसलिए नहीं दी क्योंकि आप शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, अब उसको सीएम बनाया है जो शिवसेना से बागी हुआ है। राउत ने नसीहत देते हुए कहा कि शिवसेना तैयार है और रहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी को लोकतंत्र की चिंता रहती है क्या? महाराष्ट्र में लोकतंत्र बचा है, लोग आने वाले समय में उनसे सवाल करेंगे। शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की पूरी संभावना है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 5 से 6 महीने में गिर सकती है। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने एनसीपी विधायकों और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए ये सब कहा। शरद पवार के संबोधन में शामिल एक नेता ने बताया कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 5 से 6 महीने में गिर सकती है, जिसके लिए हम सभी विधायकों और नेताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पवार ने यह भी कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा स्थिति में खुश नहीं है। विभागों का बंटवारा होने के बाद इन सभी का असंतोष देखने को मिलेगा, जिसका नतीजा सरकार गिरना साबित होगा। पवार ने संबोधन में आगे कहा कि ये पूरी संभावना है कि इन सब के बाद कई बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में वापस आ जाएं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा वक्त गुजारने को कहा है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक होगी झमाझम बारिश। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और दक्षिण पश्चिम मानसून फैल चुका है। इस वजह से ज्यादातर इलाकों में बारिश की खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, उड़ीसा और झारखंड के कुछ जिलों, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चेन्नई और उपनगरों में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग ने कहा कि चेन्नई और तमिलनाडु के आसपास के जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। शनिवार को मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में अगले 3 दिन हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को खुशनुमा सुबह के साथ दिन की शुरुआत हुई और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। और मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था कि दिन में